अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जंग के दौरान जिस तेज़ी से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, जंग बंदी के बाद उसी तेज़ी से कीमतें कम करने में हुकूमत नाकाम है। पिछले हफ्ते हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $77 फ़ी बैरल पर थीं। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल 70 से $71 फ़ी बैरल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। आवाम को ये उम्मीद थी कि हुकूमत वादे के मुताबिक कीमतें मज़ीद कम करेंगी, लेकिन वो वादा ही क्या जो हो जाए वफा। अब यहाँ ये वाजे करना भी ज़रूरी है नाज़रीन कि 3 दिन पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने हुकूमत को तेल की कीमतों में कमी न करने का मशवरा देते हुए ख़त लिखा था कि नए प्राइसिंग फार्मूले से ऑयल कंपनीज़ और रिफाइनरीज़ को 104 अरब का नुकसान हुआ है। इसी ख़त में यह भी कहा गया कि आवाम को रिलीफ का बोझ ऑयल कंपनीज़ पर डालना गैर मुनसिफाना, नाकाबिले बर्दाश्त है। इस खत के बाद अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए थे कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या फिर अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। अवाम की तरफ से शदीद तनकीद के बाद वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्स पर वजाहत दी। लिखा उन्होंने कि हुकूमत न तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और न ही किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वज़ीर ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें खाम तेल की कीमतों के बजाय रिफाइंड ऑयल की कीमतें शेयर कर दी हैं, लेकिन इस चार्ट में दी गई कीमतों के मुताबिक भी सिर्फ 5 दिन में $7 फ़ी बैरल पेट्रोल कम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में कीमत तो $1 भी कम नहीं हुई है। आज मुझे वो अपोजिशन वाले शहबाज शरीफ बहुत याद आ रहे हैं जो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बेहतर था कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यानी इमरान खान वो इस्तीफ़ा दे देते। जो पूछते थे कीमतों में इजाफे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। कहाँ है वो शहबाज शरीफ साहब? सुनिए ज़रा, माजी में कैसे जब पेट्रोल की थी तो उस पर शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा किस तरह आवाम की तकलीफ को, आवाम के दर्द को महसूस करते थे। सुनिए। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। ज़ालिमाना और गरीब खुश जो कदम है ज़ालिम हुकूमत, उसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। जो पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। सबसे अफसोसनाक जो खबर है, अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज हुकूमत से ज़रूर आज मौक़िफ़ लेंगे कि कहाँ गए हैं ये सारे लोग। लेकिन इससे पहले आदिल खटक साहब जो कि CEO हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आदिल खटक साहब, ज़रा आपसे बात का ये आगाज़ कर लेते हैं। सर, कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होना थी, आवाम को लग रहा था कि हम वापस से जंग से पहले वाली जो कीमतें हैं उस पर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अली परवेज़ मलिक साहब ने जो अपना एक ग्राफ शेयर किया है, ट्वीट किया है, उसके मुताबिक भी जो हफ्ते की शुरुआत है और इख्तिताम है उसमें जो कीमतें कम हुई हैं तकरीबन $8 बनती हैं। तो उस हिसाब से सर पाकिस्तान में क्या कीमत होनी चाहिए थी वैसे पेट्रोल की इस वक्त? देखिए जी, जिस तरह शुरू में आपने पुरानी रिकॉर्डिंग शेयर की नाजरीन के साथ, तो ये तो हमारी मुल्क की रीत है बदकिस्मती से जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हुकूमत की हर बात गलत नज़र आती है और जब पावर में आते हैं तो उनको अपोजिशन पता नहीं क्या क्या नज़र आते हैं। तो मैं तो खैर वो सियासी या जो पोलराइजेशन सोसाइटी है, मैं उस एंगल से तो बात नहीं करूँगा। मैं तो आपके साथ फैक्ट शेयर करूँगा, क्योंकि देखिए जी, मेरा इस इंडस्ट्री पावर एनर्जी सेक्टर में पूरा, बल्कि ऑयल एंड पावर बोथ में बहुत पुरानी ज़िंदगी इसी सेक्टर में गुजारी है। हमारा जो इशू है ना जी, पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, ज़रूरी है। जी, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। बात यह जी कि ये पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो US और ईरान की वॉर आई, ये मेरी 50 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्राइसिस कभी पहले नहीं आया। यानी हमारे 2 चैलेंजेस का सामना था। एक तो जो सप्लाई चेन है, क्योंकि देखें आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमारा जहाँ तक ऑयल की बात है, बोथ क्रूड और फिनिश प्रोडक्ट्स तकरीबन 85% आपके बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है जी। सिर्फ 15% हमारे अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं। LNG का अलग इशू है, LNG भी सारी की सारी इंपोर्ट हो रही थी कतर से, तो हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे।
और ये जितना भी 85% है, ये तकरीबन सारी की सारी 95% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू आ रही थी। तो सबसे तो पहले चैलेंज ये था कि ये सप्लाई चेन बरकरार रख भी सकेगी कि नहीं। आप इमेजिन करें अगर ये सप्लाई चेन ब्रेक डाउन होता तो यहाँ क्या हशर होता, जो कि बाज़ रीजनल मुल्कों में आपने देखा भी हो कैसे कैसे फसादात हुए, लंबी लंबी लाइनें लगी। तो एक तो आप देखें, आप माने या ना माने, सर मेरे बिल्कुल इल्म में ये तमाम मामला है। इनफैक्ट उस वक्त भी हमने देखा था जैसे ही जंग का आगाज हुआ था 4 हफ्ते के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया था और यही कहा गया था कि वो सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, इस वजह से जो है वो तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं तो आपसे करंट सिचुएशन का सवाल कर रही हूँ ना कि इस वक्त जो तकरीबन $8 की कमी है, पाकिस्तान में क्या कीमत होनी चाहिए थी? जी जी, देखिए बात यह है ना, जब तक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए किसी को, जिस तरह आपने बात की कि शुरू में प्राइसेस बढ़ाई, इसमें कोई शक नहीं है कि रिफाइनरीज और OMCs का इन्वेंट्री गेन हुआ, क्योंकि जो माल वहाँ था वो एकदम महंगा हो गया। लेकिन जहाँ गेन हुआ, अब जब प्राइसेस गिरी हैं तो उससे कहीं ज़्यादा इन्वेंट्री लॉस भी हुआ, तो ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, जब प्राइसिंग की बात है, हमें खुद एक चीज़ पर हमने एतराज़ किया। हमने लास्ट वीक मिनिस्टर साहब से मीटिंग की। हमारा इस एतराज इस बात पे है कि सर मुझे ये बता दीजिए, आपने जो लॉस हुआ वो आपने बताया, आपने गवर्नमेंट को खत लिखा सर 104 अरब का बताया, लेकिन जो गेन हुआ वो कितना हुआ था? जी, गेन इससे कम ही हुआ था। एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त मेरे सामने नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये फिगर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो डेफिनेटली इस लॉस से कम था वो गेन जो हुआ था। बहरहाल देखिए, इन्वेंट्री गेन और लॉस बिजनेस का हिस्सा है, उस पर हमें कोई ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। वो कभी गेन होता है, कभी लॉस होता है, और एक एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर ये बेसिकली ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमें जो इशू है ना वो ये है, आपने लास्ट वीक देखा, अब तकरीबन हर हफ्ते फ्राइडे को प्राइसेस अनाउंस होती है, जो रिवीजन होती है, ठीक है। लास्ट फ्राइडे को जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अनाउंस हुई तो आपको पता है कि 70-75 रुपये वो एकदम कम की गई प्राइसेस, ठीक है। उस पर हमें एतराज़ था, उस पर एतराज़ हमें ये नहीं था कि हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए एतराज़ ये था कि देखिए जी, एक प्राइसिंग फार्मूला एग्रीड है गवर्नमेंट के साथ कि किस तरह प्राइसेस डिटर्मिन की जाती हैं। वॉर के दौरान उसमें चेंज किया गया, और वो भी हमने खुद उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट एग्री किया, और हमने पॉलिसी में ऐसी चेंजेस एक्सेप्ट की वॉर की वजह से जिसमें हमारा नुकसान हो रहा था, लेकिन हमने खुशी से वो एग्री किया, क्योंकि हमारा ख्याल था कि चलिए जी मुल्क इसमें कुछ फ़ायदा हो। लास्ट टाइम जो प्राइस की वो जितनी कम होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा की। जो प्राइसिंग फार्मूला था उसकी उन्होंने बिल्कुल हुलियाई बिगाड़ दिया। यानी कभी वो 2 हफ्ते का एवरेज लेते हैं, कभी 1 हफ्ते का लेते हैं, कभी 3 महीने का लेते हैं। तो हमने कहा ये तो कोई तरीका नहीं जी। आप हमसे अच्छा, आपके मुताबिक जो प्राइसेस कम की हुई हैं, आप समझते हैं कि वो ज्यादा कर दी गई, हालांकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि होना चाहिए था, और जिस तरह के हम चार्ट्स देख रहे हैं उससे भी लगता है कि हमें तकरीबन 30-35 रुपए का रिलीफ मिल सकता था। सर मुझे ये फरमाइए, ये जो 104 अरब डॉलर्स के नुकसान के हवाले से हुकूमत को आप लोगों ने खत लिखा, जी सर सवाल ले लें आदिल साहब, फिर उसमें ही ऐड कर लीजिएगा। ये जो आपने हुकूमत को खत लिखा, क्या इस वजह से फिर कल मजीद जो प्राइजेस में कमी करनी थी वो नहीं किया गया? देखिए जी, बात यह है कि लास्ट टाइम उन्होंने फार्मूला सही फॉलो नहीं किया था। देखिए, जहाँ तक टैक्सेस की बात है ना, उसमें तो हमारा कोई इख्तियार नहीं। जो पेट्रोलियम लेवीज अगर बढ़ाते हैं कम करें वो तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने फार्मूला अपने हिसाब से चेंज किया था, और जितनी कमी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा कमी की। इस बार इन्होंने कम अज़ कम फार्मूला को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलतफहमी होती है, आप सबकी मीडिया की और पब्लिक की नज़र है क्रूड की प्राइसेस के ऊपर। कभी आप ब्रेंट कोट करते हैं, कभी आप वेस्ट टेक्सास का कोट करते हैं, कभी आप अरब गल्फ का कोट करते हैं। चले मुझे ये बता दें, मैं आपसे इस तरह से पूछ लेती हूँ सर, ये जो अब कल कीमतें कम होनी थी मजीद नहीं हुआ, अब 104 अरब का नुकसान का जो आपने बात की है, जो खत लिखा है, ये बराबर हो जाएगा नुकसान? फिर कीमत कम करने से कंपनसेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि मजीद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। वो लॉस अपनी जगह है, वो तो एक एस्टेब्लिश लॉस है, वो हो गया। उसका हम इसलिए ज़्यादा शोर नहीं मचाते कि आफ्टर ऑल हमने शुरू में गेन भी किया था, तो चलो पूरा न सही कुछ ना कुछ वो हाल हो गया। अभी जो प्राइसेस रिड्यूस नहीं की है उन्होंने, वो बिल्कुल चले इसको ऐसे बता दें सर, ऐसे बता दें कि कीमतें कम ना होने से, पेट्रोलियम प्राइसेस कम ना होने से आपके लॉस में जो है वो कुछ तो कमी आई सर?
नहीं, हमारा लॉस अभी भी हुआ, लेकिन कम लॉस हुआ। आप देखिए, एक चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, मीडिया की और आम पब्लिक की नज़र है क्रूड की प्राइसेस पे। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के। ज़रूरी नहीं होता कि क्रूड में जितनी कमी होगी प्रोडक्ट में उसी तरह कमी होगी। कभी ये भी होता है कि आप क्रूड में बढ़ता है और प्रोडक्ट्स की प्राइस गिर जाती है, उस वक्त रिफाइनरीज का लॉस भी होता है। तो ये जो अब फॉर्मूला है ये देती है कि डीजल और पेट्रोल की प्लेट्स में क्या प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर सबकी नज़र है कि जो क्रूड इतना गिर गया तो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं इतने गिरे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हिसाब से गिरेंगे। अच्छा सर, ये एक बड़ा अजीबोगरीब गेम है कि जब प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो उस वक्त दिखाया जाता है जो दूसरा ऑयल है, तैयार ऑयल है, उसके हवाले से, और जब कम की जा रही होती है तो फिर आप लोग खाम तेल के हवाले से बात करना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये फरमाए, क्या वजीर आजम साहब से ये जो आपका लॉस हुआ इस हवाले से कोई मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में ये यकीन दहानी वगैरह करवाई गई है कि आप लोगों का जो लॉस है उसे कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो भी फार्मूला अपनाएं आप उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। हमारे प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक हफ्ते अगर आप एक करेंगे दूसरा करेंगे तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे। कंपनी इंपोर्ट करना है, वो अगले 3-4 हफ्तों के प्लानिंग पहले से करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जी आप कंसिस्टेंसी लाएँ, एक फार्मूला का फॉलो करें टिल सच टाइम दैट यू कम अप विद अ बेटर फार्मूला। उसके लिए भी हुकूमत ने अभी कमेटी बनाई है जो कि इस पे काम कर रही है कि शायद इससे ज़्यादा बेहतर कोई प्राइसिंग मैकेनिज्म हम बना सकें। जी अच्छा, आदिल साहब, आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि प्राइजेस के हवाले से ना गलत फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो सर ये ज़रा मुझे थोड़ा सा समझा दें, क्या गलत फार्मूला है, किसने अप्लाई किया है, और क्या वजीर आजम साहब के सामने या मिनिस्टर साहब से जब आपकी मुलाकात हुई है उनके सामने आपने ये बात रखी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये गलत फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है? बिल्कुल जी, हमने उनको एक्सेप्ट किया, और हम जो बातें कर रहे हैं वो कोई ऐसी हवाई बातें हम नहीं करते। वो इस प्रूवन बाय द रिकॉर्ड कि पहले क्या फार्मूला था, क्या होना चाहिए था। लेकिन आपने देखे जी, आपने बात की ना कि कभी हम कहते हैं उस ऑयल की बात करें, कभी हम कहते हैं दूसरा ऑयल की बात करें। हुआ यह था कि जब वॉर स्टार्ट हुई तो उस वक्त क्रूड तो डेफिनेटली बढ़ रहा था, लेकिन डीजल की प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था। तो जो डीजल पे हमारा इतना बड़ा कि फिर मिनिस्टर साहब ने हमें बिठाया और हमें कहा कि देखिए जी ये कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमने उनसे एग्री किया, हमने डीजल की प्राइस पे कैपिंग लगाई, एक हद लगा दी कि इससे ज़्यादा हमें आप न बढ़ाएं। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ जब पीएसओ का लॉस हुआ, उन्होंने महंगा इंपोर्ट किया और बेचा सस्ता। तो हम रिफाइनरी से मिलकर 7 बिलियन रुपीस का उनको डोनेशन दी कि जी आपका लॉस कम हो। अभी भी पार्को ने 4 बिलियन की डोनेशन आप समझे या कंट्रीब्यूट किया है लॉसेस कम करने में। तो हम हुकूमत के साथ बिल्कुल ताउन करने पे तैयार हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि गलत फॉर्मूला अप्लाई किया गया प्राइसेस पर, हाँ या ना में कहिए, मैं आगे बढ़ूंगी सर। देखिए, मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा कि हम ज़रूर इस पर गौर करेंगे, लेकिन देखिए इससे जाहिर है कि अभी जो प्राइस अनाउंस की है तो उन्होंने सही फार्मूला फॉलो किया है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात समझ गई होगी और मान ली गई होगी, हम यही कह सकते हैं। अच्छा सर, एक और भी बड़ी अहम बात आदिल साहब, कई सालों से हम रिफाइनरी अपग्रेडेशन के हवाले से सुन रहे हैं और नहीं हो पाती इसी वजह से। फिर रशिया से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा था, क्योंकि वो तेल इस काबिल नहीं था और हमारे पास रिफाइनरीज नहीं थी, तो हम ले नहीं पाए। अब हुकूमत ने कुछ बजट भी रखा है, बजट पर रिलीफ भी रखा है, तो आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सकती है इस हवाले से? देखिए जी, ये तो मेरा मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी दर्दनाक एक कहानी है कि तो 6 साल से हम हुकूमत के साथ मिलके ये एक पॉलिसी बना रहे थे जिससे रिफाइनरीज अपग्रेड हो। पहली तो बात तो ये है कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है दुनिया से रिफाइनरी के टेक्नोलॉजी में। आप देखें ना, इंडिया ने टाइम के ऊपर अपग्रेड की थी, तभी उन्होंने वो सस्ता रशियन ऑयल ले सके, तभी वो ईरानी ऑयल प्रोसेस करते रहे हैं। और उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी की बल्कि इवन यूरोप और अमेरिका तक अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की। 6 साल कर आके कहीं 2 साल पहले रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हुई, उसमें फिर कुछ अमेंडमेंट की गई। उसके बाद कभी एक मामला कभी दूसरा मामला, 2 साल हमने और ज़ाया किए। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा और मैं इसको तारीफ देखे, अच्छे बात की तारीफ भी करनी चाहिए। तो ये ज़रूर मैं इस मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ
कि इस बजट में उन्होंने एक हमारा मसला हल किया है कि जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में जितना भी इक्विपमेंट इंपोर्ट होगा उस पे सेल्स टैक्स से उसको एग्जाम्प्ट किया। दूसरा जो सेल्स टैक्स का एक बड़ा इशू चला आ रहा था, तारीफ है उस पे जरूर तारीफ करें, लेकिन ये आपने जो कंपैरिजन किया है वो कि अगर हम हर लिहाज से इंडिया से बेहतर होने की कोशिश करें तो माशी एतबार से भी बेहतर होने की कोशिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल खटक, आप साथ मौजूद थे। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ मलिक शफकत अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इख्तियार साहब, आपसे ना मुझे एक बार फिर वो वाली नून लीग की ऑपोजिशन याद आ गई जो आवाम का बड़ा दर्द महसूस किया करती थी, आवाम के हुकूक की बात करती थी, हमें बताती थी कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मार्केट में खाम तेल $70 से नीचे आता है, तो मुल्क में पेट्रोल की जो 1 लीटर की कीमत है वो कितनी होनी चाहिए। महंगाई का सुनामी जो है वो आवाम को तबाह कर रहा है। पता नहीं कहाँ गए वो प्यारे लोग PMLN के, कहाँ गई वो ऑपोजिशन जो इस तरह की बातें किया करती थी। सर मिल नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच किरण। वो कुछ तो आपके सामने बैठे हैं और कुछ आपके साथ बैठे हुए हैं। जो बस अब फर्क ये है कि हुकूमत में अब बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई, कुछ हालात चेंज हो गए, कुछ जंग छिड़ गई, तो उस वजह से चीजों में फर्क आ गया है। और अशारियों में नाराज हो गई। उसमें हाँ, आप कहने को आप कह सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज मिनिस्टर पेट्रोलियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपने देखी होगी, और उसमें जो आशारिये उन्होंने बताए हैं तो वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एक चीज विच इज वेरी क्वाइट, मतलब मैं समझता हूं कि वो मुस्बत उसमें है कि द थिंग्स आर मूविंग इन द गुड डायरेक्शन, द पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगले चंद दिनों में इसमें मजीद चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कहीं पर हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं IMF के पास, कहीं पे हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं OMCs के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, ब्लैकमेल भी हो जाती है हुकूमतें, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो मिनिस्टर पेट्रोलियम है इज क्वाइट यंग, क्वाइट एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव नौजवान है, और उसमें कर गुजरने की सलाहियत है। जिस सख्त वक्त में उसमें मुश्किल फैसले किए थे, आज तो चीजें मुस्बत तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन सर कर गुजर नहीं रहे ना, यही तो आवाम को परेशानी है। अब यहाँ पे इख्तियार साहब एक मसला और भी है, इसको भी प्लीज एड्रेस कीजिए। चले ठीक है, मैं किसी भी तरह से आपकी और अली परवेज मलिक साहब दोनों की बातें मान लेती हूँ कि ये मसाइल आ रहे हैं, इस वजह से आप लोग कल कीमतें नहीं कम कर पाए, हालांकि आपके कुछ वज़रा ये कह भी चुके थे कि आज खुशखबरी मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले हफ्ते पेट्रोल तकरीबन 74 रुपए, डीजल तकरीबन 67 रुपीज सस्ता किया गया, लेकिन जिस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी, जो जवाज बनाकर दीगर कमोडिटीज को महंगा किया गया था, वहां तो ₹1 का भी फर्क नहीं पड़ा सर। किराए, खाने पीने की अशिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कोई एक चीज सस्ती नहीं हुई सर। आवाम को कैसे पास ऑन कर रहे हैं रिलीव आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। दुनिया जहान में आप जहां पे भी जाती हैं, रमजान का महीना आता है तो सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में खजूरों से लेकर पकौड़ों तक, समोसों तक सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। हमारा ये निजाम अभी तक, हमारी बहुत सारी चीजें अभी खराब हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लोकल बॉडी सिस्टम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इवन हमारे पार्लिमानी निजाम में काफी सारी चेंजेस की जरूरत है। हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको असर अब देखना होगा। आगाज में ऑपोजिशन की बात की तो आप ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, आप अपने हल तजवीज करना है सर। ऑपोजिशन बैठी हुई है यहाँ पे ये बात करने के लिए। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको, वैसे आपने उसकी बात की तो मैं उस पे आपको रिस्पॉन्ड करना था कि ये जरूर ये होना चाहिए, और कि आप जब चीजें महंगी होती हैं तो स्पर ऑफ द मोमेंट जो है तो उसके साथ हर चीज महंगी हो जाती है, किराया बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जब पेट्रोल सस्ता हुआ, ये बहुत एक बड़ी ऑब्वियस जो इसमें कटौती है तो पिछले हफ्ते वो आई, लेकिन उसका समर जो है वो पब्लिक को डायरेक्टली अभी नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। अरे एक बात है जरूर बताऊं, जो सर मिलना चाहिए तो हमने कहना है ना, आपने तो करना है, लेकिन मसला ये कि आप कर नहीं रहे, इसी वजह से फिर ये हम मिलना चाहिए वाला सवाल और मुतालबा कर रहे हैं। शफकत साहब बहुत शुक्रिया। सर मुझे इजाजत दें, मैं जरा इस पर बात कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, मजीद डिस्कशन भी, आपको पता है वक्त बड़ा कम होता है।
सर इजाजत दें, मलिक साहब, आप लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपने आप को कहते भी हैं कि आप लोग पॉपुलर जमात हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, आज आप लोग शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, मानते हैं हम, लेकिन सर मसला ये कि जब भी इस तरह के मसाइल आते हैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं नजर आती है। सर पेशावर में हुकूमत है, कम से कम एक एहतजाज इस हवाले से आप लोग की तरफ से वहां तो हो जाता। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं वो ज़रा पेट्रोल की कीमतों पे थोड़ा आ जाऊँ जी। जैसे कह रहे थे मेरे भाई कि वो वज़ीर साहब वाकई माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके हैंडसम और खूबसूरत होने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे। तो जब पेट्रोल की कीमतें 28 फरवरी को ये जंग जो शुरू हुई और बढ़ाई गई तो 252 रुपीज़ थी पाकिस्तान में और $72 थी आलमी मार्केट में पर बैरल। जी। आज 68 रुपीज़ पर बैरल पे आ गया है और हम डॉलर पे आ गया है और हम 300 पे खड़े हैं। तो कोई इसका जवाब बता सकता है कि आप 252 तक ही ले आते, चाहिए तो ये था कि 10-15 रुपए और कम से कम करते, लेकिन आप 300 पे खड़े हैं। जब कीमतें बढ़ती गई आपने जुमे का भी इंतजार नहीं किया, आपके पास 28 दिन का स्टॉक पड़ा था जो आपने सस्ता खरीदा हुआ था और आपने फौरन कीमतें बढ़ा दी। आज आलमी मार्केट में जमीन बोस हो गई हैं कीमतें ऑयल की और आप जो है वो 300 पे खड़े हैं। कोई इसका जवाब है आपके पास? मैं यही सवाल बिल्कुल आपकी बात करेंगे। मैं आपसे अभी सवाल करूं कि आप लोग कहां होते हैं? देखिए आज भी हमारे चेयरमैन साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे जो बजट सेशन गुजरा है हम एक ही बात इनसे करते रहे हैं कि इन 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ ख्याल करें इनका। हम पेट्रोल पे हमने भरपूर एहतजाज किया है असेंबली में, पेट्रोल की कीमतों पे किया है, महंगाई पे किया है और जो बजट जालमाना बजट आया है उस पे किया है। अब रही बात अगली कि ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि अब जो कुछ हो गया है इसके बाद हमें रोड पे भी आना होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस पर्पस के लिए, बाकी हमारी तहरीक खान साहब की रिहाई की अलहदा, लेकिन इसके के बाद कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। हम इंशाल्लाह रोड पे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मुलाकात होगी नहीं होगी, बजट हो गया इसके बाद, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब और मलिक शफ़क़त अब्बास साहब साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, अब आप लास्ट टाइम जब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त आपने कहा था कि बजट के बाद खान साहब से मुलाकात वा दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तो हो चुका बजट मंजूर, कोई उम्मीद है इनके लिए मुलाकात की? देखिए अभी बजट ही पास हुआ है और कल आशूरा खत्म हुआ है। इतनी जल्दी अगर आपने रिपोर्ट लेनी है तो कुछ दिन तो दे दे, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरी असेसमेंट है। दिस इज व्हाट आई कैन असेस। कितना टाइम हो गया मुलाकात नहीं हुई है, आप तारीख दे दें। नहीं, इनकी मुलाकातें तो इन्होंने खुद बंद कराई है। हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी उस वक्त नहीं थी जब 2024 का इलेक्शन नहीं हुआ था, तब भी जब 2024 का इलेक्शन हो गया उसके बाद भी इनके अपने मामलात ऐसे थे, इनका तर्ज तकल्लुम ऐसा था, ऐसे तर्ज तखातुब ऐसा था, इनका ट्विटर हैंडल ऐसे बोल रहा था कि फिर खान साहब की मुलाकातें बंद हुई तो बुशरा बीबी की बंद नहीं हुई, फिर अलीमा बाजी ने उसको जानबूझकर बंद करवाया। तो वो उसमें तो इनके अपने मामलात शामिल हैं, हमारा तो इसमें इतना कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जहां तक मैंने बात सुनी है जिम्मेदार लोगों से, तो बजट के बाद इनकी मुलाकात जो है तो वो शायद वो हो जाएगी और होने लगी है। कब होगी और ये बैरिस्टर सैफ से हो रही है मुलाकात? तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि कब, लेकिन मैं ये भी नहीं बता सकता कि किसके साथ होगी, लेकिन मुलाकात हो जाएगी। सर वैसे आप बता सकते हैं किसके साथ हो रही है? बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो मुलाकातों की खबरें आ रही थी। देखें, बैरिस्टर सैफ वाली जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत खबर है। ना तो खान साहब ने उसको बुलाया है और ना उन्होंने खुद भी इनकार किया है कि मुझे इस तरह की कोई इतला नहीं है। तो खान साहब अगर बुलाएंगे तो वो सोहेल अफरीदी साहब को बुलाएंगे, खान साहब बुलाएंगे तो बैरिस्टर गौर को बुलाएंगे, वो बुलाएंगे तो अलीमा खानम और अपनी बहनों को बुलाएंगे। बैरिस्टर सैफ को बुलाने की कोई तुक नहीं बनती। ये जो भी शोशा छोड़ा गया है इसका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई कह रहे हैं कि मुलाकात, ठीक है मजाक उड़ाएं, आज इनका वक्त है, ये वक्त इन पे रहा है, लेकिन उस वक्त हम इक़्तिदार में थे, लेकिन हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा था। नहीं, सीख नहीं चुके, हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा था। ये जो इनके साहब नवाज शरीफ साहब, जिसको अब इन्होंने माइनस कर दिया है, इनके साहब का लीडर, जब वो जेल में थे तो
वो पंचायत लगाया करते थे वहाँ पे, और 50-50 लोग एक वक्त में मिलते थे, जिसमें सहाफ़ी भी होते थे, जिसमें वकील भी होते थे, जिसमें फैमिली के लोग भी होते थे, और वहाँ पे घंटों मुलाकातें होती थीं। और बाहर अता तारड़ साहब आके ट्वीट भी करते थे कि आज कायदे मोहतरम ने ये फरमाया, आज कायदे मोहतरम ने ये फरमाया, क्योंकि उस वक्त तो वही पार्टी को हेड कर रहे थे और सारी कुछ उन्हीं सर की थी। एक शफकत साहब, एक मेरा बड़ा आम सवाल सर वो ये कि जब भी कभी मुलाकात की बात हो रही होती है, रिलीफ की बात होने लगती है, या हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही होती है, एक पर्टिकुलर आप लोगों का एक सोशल मीडिया पर तरीक़ाकार नजर आता है कि वो अस्करी क़यादत के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन शुरू हो जाती है, और फिर उस पर मजीद ये कि आप लोग की जो क़यादत है, कोई भी एक शख्सियत आके ना उसको डिसोन कर रहा होता है, ना उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ये स्पेसिफिक टाइमिंग्स में ये मुहिम क्यों शुरू हो जाती है? ये पता नहीं कौन लोग हैं ये जो मुहिम चलाते होंगे। लेकिन आपके ऑफिशियल पेजेस हैं नहीं, ना? हमारे ऑफिशियल पेजेस पे अभी दिखा दें इन सर दिनों आज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, आप पढ़ भी नहीं सकते, मैं दिखा भी नहीं सकती। देखिए मैंने तो नहीं देखा उसमें क्या लगा है जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें वो क्यों करेंगे कि खान साहब से मुलाकात ना हो। कतन ऐसी बात तो नहीं है कि हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन आपकी जो बात है उसको भी देखा जा सकता है कि वो कौन लोग उसको हैंडल कर रहे हैं या क्या ट्वीट हो रहे हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात 8 माह से नहीं हुई, और दुनिया की तारीख में आपको इतना बेहानक किस्म का रवैया किसी हुकूमत को नजर नहीं आएगा। नहीं हुई या 8 माह से नहीं? 8 माह से नहीं हुई। आखिरी दफा उनकी बहन की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी। उसके बाद सिर्फ सलमान सफदर साहब मिले हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा किसी बंदे की 8 माह में मुलाकात नहीं हुई उनसे, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जी, सलमान सफदर साहब ऐसे मिले हैं? वो तो मिले हैं, वो तो कोर्ट ऑर्डर से मिले हैं ना। और मैं एक और आपको बात बता दूं, कोई दुनिया का कानून 14 दिन से ज्यादा किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की परमिशन नहीं देता। दुरुस्त सर, ये बिल्कुल हुकूमत के आगे बार कर ले आज उनका वक्त है, कोई बात नहीं, मुलाकात होनी चाहिए, करवाना चाहिए। सर मुझे ये बता दें, आप लोग इख्तियार साहब बार बार की बात करते हैं, जब भी इस तरह की सोशल मीडिया मुहिम शुरू होती है आप लोग कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान के अकाउंट्स हो गए और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उनको हम बंद करवाने के लिए सोशल मीडिया साइट्स के साथ दरख्वास्त करेंगे या उनसे बात करेंगे। सर क्या एक तो ये आप लोग दरख्वास्त करते नहीं है, ये वो आपकी बात सुन नहीं रहे, या कोई और इशू आ रहा है? मेरे ख्याल में चीजें जो थी तो इमरान खान बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में चले गए थे। उनका ट्विटर हैंडल और ये शरारतें तो उनकी खमीर में शामिल हैं। वो तो पहले भी ये करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये यूएस और ईरान का मसला शुरू हो गया, पिछले साल इंडिया का हमला हुआ तो आपको याद है आज वो कैसे कर रहे हैं सर, लगी वो तो जेल में है। ऐसे हालात में नहीं, मैं मतलब उनका ट्विटर हैंडल नहीं था ना जो बोल रहा था। तो आज भी ये जो पीस टॉक्स थे, आपको पता था कि पूरी हुकूमत, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी टीम, फील्ड मार्शल, उनकी टीम, वो सब उसमें बिजी थे। अब थोड़े से अपने घर के मामलात की तरफ मुड़ के देखना है। और बहुत सारी चीजें ये जो आपने अभी डिस्कस किया है ना, ये जो यूट्यूब पर लोग कुछ हर्जा सराइयां करते हैं और जो ट्विटर पर बैठकर ये अपनी फौज के खिलाफ और हमारी फील्ड मार्शल के खिलाफ, हमारी वर्दी के खिलाफ जो बोलते हैं, जो ये कश्मीर में जिस तरह इन्होंने आग लगाने की कोशिश की, ये एक एक बंदे का रिकॉर्ड जो है वो डाटा सारा इकट्ठा कर लिया गया है। इसके बाद जो है जाएंगे और इस पे जो एक्शन होगा वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। आपको अगले हफ्ते 2 में ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, कौम भी देखेगी। किसी को सर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की शरारतें होती हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन मुझे तो लगता है इमरान खान साहब को तो बाकायदा इससे नुकसान हो रहा है। जो कुछ सोशल मीडिया पर होता है फिर मुलाकात भी नहीं हो पाती, और इसके अलावा भी अगर कोई रास्ता बन रहा है तो वो भी तो नहीं बन पाता। इमरान खान साहब, मलिक साहब आप साथ मौजूद थे। इख्तियार साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बुशरा बीबी साहिबा की बहन मरियम भट्टो साहिबा साथ मौजूद होंगी। बुशरा साहिबा से मुलाकात के हवाले से क्या कुछ मामलात बन रहे हैं, बात करते हैं उनसे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से एक तरफ अस्करी क़यादत के हवाले से जो कुछ हर्जा सराई का आगाज़ हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी हमें मुहिम दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों अचानक से हुआ है, इस पर बात करने के लिए मरियम भट्टो साहिबा
प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मरियम साहिबा, सबसे पहले बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, तबीयत कैसी है उनकी, और आखिरी मुलाकात कब हुई है बुशरा साहिबा के अहले खाना से? किरण अस्सलाम वालेकुम। जो पिछले तकरीबन 8 महीने में सिर्फ 4 या 5 मुलाकातें हुई हैं। जो लास्ट मुलाकात हुई है उसको भी 1 महीना गुजर गया है। और उससे पहले आपको पता है उस दिन मुलाकात कराई थी जिस दिन बीबी को ये सर्जरी करवा के तो हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रहे थे। तो उस वक्त तो जारी बात है बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में रखना है, इन्होंने नहीं रहने दिया। इतनी मेजर सर्जरी हुई इनकी आंख की क्योंकि पूरा पर्दा उनका आंख का फट गया और 10 दिन तक उनको मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की गई। तो आंख का बहुत बुरा हाल था, इसलिए मेजर सर्जरी हुई। जब मिली थी फैमिली तो उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी और वो बड़ी तकलीफ में थी। और उसके बाद फिर 3 हफ्ते के बाद एक शॉर्ट मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उनकी आंख बंद थी, अभी उनके टांके लगे हुए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी दूसरी आंख भी मुतासर हो गई तो उनको फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया और दूसरी आंख की लेजर सर्जरी की गई, पहली आंख की मेजर सर्जरी हुई। उसके बाद से अभी तक हमारी दोबारा मुलाकात नहीं करने दी गई। फैमिली जाती है, अडियाला के बाहर जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जाती। और उस दौरान में आपको पता है कि ये भी आप कह रही हैं कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मरियम साहिबा, हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं मुनीब फारूक साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की बेटियों से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर के जरिए एक मैसेज भेजा गया था, लेकिन फिर भी मुलाकात के लिए नहीं आया कोई, और वो मैसेज भी आपको भेजा गया था। तो क्या कंफर्म करेंगे इस बात को, ऐसा हुआ? जी, जो मुलाकात के लिए जब ट्यूसडे को जाते हैं फैमिली गई 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुलाकात नहीं हुई। मुझे लास्ट ट्यूसडे को बैरिस्टर गौहर का मैसेज आया 2 बजे। अब आपको पता है कि फैमिली आती है लाहौर से और 2 बजे जब मैसेज आया क्योंकि उससे पहले उनको बताया गया था कि जी मुलाकातें बंद हैं और हमने फिर उन रिक्वेस्ट की कि अच्छा आप थर्सडे को हमारी मुलाकात करवा दें। तो ट्यूसडे को हम, क्योंकि थर्सडे को भी फैमिली का मीटिंग डे होता है, तो हमने पता किया कि जी हमारी ट्यूसडे को मुलाकात की इजाज़त है। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं आई अभी आपकी, तो फैमिली के नहीं उस पर नहीं है, हालांकि फैमिली का मीटिंग डे होता है। हमने कहा आप मीटिंग डे हमारा चेंज करके थर्सडे को करवा दें, क्योंकि पहले भी हमारी फैमिली का मीटिंग डे जब इनिशियली बुशरा इमरान को अरेस्ट किया गया था तो थर्सडे। बैरिस्टर गौहर ने जब आपको 2 बजे मैसेज किया तो उन्होंने बताया था कि उनको मैसेज कहाँ से मिला है? जो उन्होंने मुझे बताया था तो मेरे और उनकी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन तक अभी पैगाम पहुंचा और जो है वो फैमिली, मैंने कहा जी वो फैमिली तो लाहौर से अभी, क्योंकि 4 बजे तो जेलर्स और सब चला जाता है स्टाफ, तो फैमिली कैसे लाहौर से अभी आप बता रहे हैं तो कैसे वो आ सकती है? अगर इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो तो आ भी जाए, लेकिन वहां से तो नहीं आ सकती। मेरी भांजियां हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, आप इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ट्यूसडे को 2 बजे आपको मैसेज मिला था, लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट की कि इसको थर्सडे पे शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर थर्सडे को मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? उन्होंने कहा कि वो जो है थर्सडे का रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि प्रॉपरली जेल और उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जी थर्सडे की हम लोगों ने अब रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो है हमें बताएं, क्योंकि देखें फैमिली को 5 आवर्स ट्रैवल करना होता है, 5 आवर्स 6 आवर्स खड़ा रहने के बाद फिर मुलाकात जब नहीं करने देते, बच्चियां हैं वो जाती हैं, उनको फिर रात हो जाती है आते वक्त 5 घंटे का ट्रैवल। और मुलाकात हो जाए ना, ये फरमाइए क्या इस दौरान में इमरान खान साहब से भी कोई मुलाकात वगैरह हुई है क्या? क्योंकि ऐसी इत्तलात आई कि बैरिस्टर गौहर के लिए मैसेज आया, फिर बैरिस्टर गौहर की भी शायद मुलाकात हुई है, तो वो हुई है कोई मुलाकात? गौहर साहब की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये गौहर साहब से मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरान में किसी की भी खान साहब से मुलाकात हुई है। ये जानबूझ के, क्योंकि बजट के मामला चल रहे थे और सब हो रहा था, तो आई थिंक उससे हटाने के लिए जो है तवज्जो, तो इस तरह की आपका ये पोस्ट बिल्कुल मैं देख रही थी जो अभी आप बात करेंगे, आपने ये एक्स पर पोस्ट भी की ना कि खैबर के बजट से हटाकर इस पर लगा दिया गया है, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होने लगी है खान साहब से, ये भी कोई खबर हो जैसे, तो वो पहले भी मिलते रहे। गुज़िश्ता 4 महीने से खान साहब की हुई है किसी से मुलाकात वैसे आपके ख्याल में? और आपने लिखा कि ये भी कोई खबर है, वैसे तो क्या ये अहम नहीं है? नहीं, अहम नहीं है, क्योंकि पहले भी बैरिस्टर सैफ, आपको पता होगा जब सेनेट की टिकट्स का मामला था, किसी को नहीं मिलने दिया गया तो बैरिस्टर सैफ को ही मिलने दिया गया। बैरिस्टर सैफ की एक्सेस है
बैरिस्टर सैफ जब अली अमीन साहब सीएम थे तो उस वक्त भी वो जाते थे जब मरियम किसी की साहिबा, मुलाकात जो नहीं आप होती थी। सेनेट से लेकर के पिछले 5-6 महीने पहले तक जो बात करेंगे वो मुख्तलिफ, लेकिन पिछले 6 महीने में या पिछले 4 महीने की विंडो में क्योंकि फैमिली नहीं मिल पाई है, दीगर पार्टी के लोग नहीं मिल पाए, कोई और क़यादत का अहम रहनुमा नहीं मिल पाया सिवाय सलमान सफदर के, तो इसलिए अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है तो फिर ये तो डेफिनेटली अहम खबर है ना, अहम बात है देखिए, ना। अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है और उसकी मुलाकात के सिलसिले में कुछ ऐसी बात हो कि खान साहब को कोई मेडिकल रिलीफ मिल रहा है, कोई बात हो रही, तो फिर मुलाकात है हुई ना। अगर सिर्फ बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात करनी है, जहां तक मेरा ख्याल है बैरिस्टर सैफ किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं खान साहब से, आई थिंक सो, क्योंकि पहले भी उनको एक्सेस दी जाती रही है, तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत सही आप जी। अच्छा, एक्सेस दी जाती रही है आप कह रही हैं, लेकिन अगर खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला तो आपके मुताबिक फिर ये कोई नहीं, मेरा अहम मतलब बात है, नहीं उन्होंने है। बहुत कहते हैं ना, शुक्रिया खबर आपका उड़ा रहे हैं कि भट्टो जी साहिबा। खान साहब ने जी, कहा है कि अब वो बात हो रही है, मतलब मैं सुन रही मुलाकात हूँ, करवाई जाए, देख बिल्कुल रही ठीक। हूँ मरियम कि- साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।